हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वॉचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कोई एक नया टॉपिक। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बीएससी फाइनल ईयर के अंदर अभी जो स्टूडेंट मौजूद हैं, मतलब जो सेकेंड ईयर से प्रमोट होके फाइनल ईयर के अंदर प्रवेश किए हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि कृपया करके आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो सिलेबस आपके पास में होना ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फाइनल ईयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक गिवन हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली देखो आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये 33 मार्क्स की आती है एग्जाम में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 33 मार्क्स की आती है। चूंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता है प्रैक्टिकल्स के बारे में, किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी 5 यूनिट है उनमें से पहली यूनिट है आपकी HSAB। HSAB का मतलब होता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस को हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक है। ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये भी आपका कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट होता है ये दोनों चैप्टर। फिर उसके बाद में एक यूनिट नंबर 4 आपकी जो है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को हमको डील करना है। फिर एक है आपकी बायो इनऑर्गेनिक और इसका सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इतना कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना टिपिकल सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है, बस खाली अपने को कॉन्सेप्ट याद करने हैं। लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट जो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जब आप MSc के अंदर जाओगे ना, MSc की प्रीवियस के अंदर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग ही बुक में चलती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो यूनिट नंबर आपकी सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस चैप्टर के बारे में हमने 2 लेक्चर तो अपलोड कर दिए एग्जाम से पहले, और उन 2 लेक्चर में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया था। एक आपकी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर है अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपकी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपकी 5 यूनिट है। पहली है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ है फोटोकेमिस्ट्री एंड फिफ्थ है सॉल्यूशन। ठीक है, ये छोटा सा एक बार सिलेबस है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेरे टॉपिक की ओर मूव करता हूं। तो स्टूडेंट होता क्या है, अपने को जो सबसे पहले डील करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करना है, क्योंकि हम बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा करेंगे 2 लेक्चर, मतलब 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के डाल दे, उसके बाद में या फिजिकल का पार्ट उठा लेंगे या फिर इनऑर्गेनिक का पार्ट उठा लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने पायरोल के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि पायरोल क्या चीज होती है, किस तरीके से पायरोल की फॉर्मेशन होती है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो मेरा आज का लेक्चर है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। ओके स्टूडेंट, चलो फटाफट देखना बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पायरोल के बारे में फिर से दे दूं। आप सब लोग ये जानते हो कि पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और पायरोल में जो पायरोल की स्ट्रक्चर होती है वो 5 मेंबर रिंग की होती है, जिसमें 4 तो कार्बन होते हैं बॉन्डिंग में जुड़े हुए आपस में। देखो 2 कार्बन इधर, 2 इधर, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। और आप ये भी जानते हो कि पायरोल के पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब एरोमेटिसिटी शो करता है। अब मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेरी, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल। बेसिक कैरेक्टर, देखो सबसे पहले मैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में डील करूंगा। बेसिक कैरेक्टर मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो क्षारीय गुण। क्षारीय गुण कि इसकी क्षारीय गुण क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो शुरू करें।
देखो आप सब लोगों को ये पता है कि पायरोल की जब मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो पायरोल की स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर होता है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है। चूंकि वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इजीली वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। एक बात बताओ कि आपका जो पायरोल है, इधर देखना स्टूडेंट, मैं इस पायरोल को कंपेयर करता हूं पिरिडीन के साथ में। देखना ये तो मेरा पायरोल है बट ये मेरी कौन है, पिरिडीन। अब एक बात बताओ, ये पिरिडीन के पास भी लोन पेयर मौजूद है और पायरोल के पास में भी लोन पेयर मौजूद है। आप लोग क्या बोलोगे, ये भी एरोमेटिसिटी शो करता है एंड ये भी एरोमेटिसिटी शो करता है, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी शो करने में ये लोन पेयर भी मदद करता है। इस लोन पेयर को मिलाकर ही इसमें क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और एरोमेटिसिटी शो करता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला लोन पेयर जो होता है ये होता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये इजीली डोनेट कर सकता है, मतलब इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहां पे लोन पेयर क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इजीली डोनेट नहीं हो पाते। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो पायरोल होता है एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसके कंपेयर में बात करूं तो इन दोनों में से आपको कोई बेसिक कैरेक्टर पूछे कि ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके, तो लोन पेयर जो जल्दी से डोनेट कर देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पे ज्यादा बेसिक कौन होता है, मेरा पिरिडीन होता है। तो आप लोग लिख सकते हो गाइस, आप लोग लिख सकते हो कि पायरोल एक दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। क्या लिख सकते हो, पायरोल एक दुर्बल क्षार होता है। पायरोल एक दुर्बल क्षार होता है। स्टूडेंट अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। स्टूडेंट आप लोग इधर देखना कि ये मेरा पायरोल मौजूद है, देखो ये नाइट्रोजन, देखना जी, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये लोन पेयर है। देखना स्टूडेंट, जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आप लोग देखना ये जो लोन पेयर है ये इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। देखना जब ये लोन पेयर इधर जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब की बार ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से बनती है, आप लोग देखना स्टूडेंट। ये मेरा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये लो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। देखना मेरी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये मेरा नाइट्रोजन, देखना ये मेरा नाइट्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ओके। ये डबल बॉन्ड अब की बार इधर आ जाएगा और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। आई बात समझ में। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या स्पीसीज बनेगी नेक्स्ट के अंदर, आप लोग देखना जी। ये लो, ये मेरी पायरोल रिंग मौजूद है। देखना अब की बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है। आई बात समझ में, ओके। शुरू करूं, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। देखना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अंदर आपको क्या क्या पता लगता है वो आप देखना एक बार। इधर ये नाइट्रोजन के पास ये मेरा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये अब की बार नेगेटिव चार्ज इधर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद आगे। अब देखो मेरा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा चुका है, देखो यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है और यहाँ भी आ चुका है। देखो 1 2 3 4 मतलब चारों पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर होता है वो इजिली डोनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए पिरोल एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आई। लेकिन जब मैं इसका कंपैरिजन पिरिडीन से करता हूं तो पिरिडीन की तुलना में पिरोल एक दुर्बल क्षार होता है। क्यों? क्योंकि
पिरिडिन के पास भी जो लोन पेयर मौजूद थे वो इजीली डोनेट हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे। आई बात समझ में? तो पायरोल एक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, किसकी तरह? दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब मैं इसकी एसिडिक कैरेक्टर की भी बात करूंगा ना, तो पायरोल एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से शो करता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पायरोल के अंदर जो ये हाइड्रोजन मौजूद है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अरे जो H+ आयन देता है वही तो आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ना। जिससे मैं इस H+ आयन को निकाल दूं किसी बेस की प्रेजेंस के अंदर, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगी वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगी। इसलिए पायरोल एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। मतलब प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार कब करेगा? जब ये हाइड्रोजन किसी बेस की प्रेजेंस में निकल जाएगा, तो जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर आएंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल करेंगे। या सेकेंड पॉइंट में ऐसा बोल सकता हूं, सुनना गाइस, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना कि नाइट्रोजन की जब मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन की और अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए वो H+ को इजीली डोनेट कर देता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला कि जो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है। तो होता क्या है, जो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाइट्रोजन की और अधिक मजबूती से बंधे होते हैं और इजीली H+ को डोनेट करके एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो मुझे बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता लग गया और मुझे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी पता लग गया। तो आपको आई बात समझ में? तो अगर मैं इसके बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूं तो बेसिक कैरेक्टर में आप एक पॉइंट लिख सकते हो जो मैंने बोला है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे नाइट्रोजन NH मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो नाइट्रोजन की और अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए H+ को इजीली डोनेट कर देता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, जब किसी बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो बेस क्या करता है? इस प्रोटॉन को लेकर जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना वो इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी जाती है तो उसके द्वारा स्टेबल हो जाता है। ये दो कैरेक्टर होते हैं, बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर। पॉइंट समझ में आया आपको? अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, चलो देखना। हाँ तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल कि पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से होती है। मेरा एक सवाल ये है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पायरोल योगात्मक अभिक्रिया देता है क्या? दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि पायरोल कभी भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। पायरोल देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की तरह। ओके, अब पायरोल में सब्स्टिट्यूशन देखो किस किस पोजिशन के ऊपर हो सकता है। आप लोग इधर देखना कि गाइस ये मेरी पायरोल की स्ट्रक्चर है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? यहां पर एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, हाँ देखो ये मेरी पायरोल की स्ट्रक्चर है, इधर देखना गाइस। अब इस पायरोल की स्ट्रक्चर को अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो आप लोग देखना क्या नंबरिंग दोगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो जो पोजीशन 2 है वही पोजीशन 5 है और जो पोजीशन 3 है वही पोजीशन कौन सी है? 4 पोजीशन है। तो मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूं कि पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 या 5 पोजीशन पर संपन्न होती है। क्यों होती है अभी आपको पता चलने वाला है। पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड या फिर 5th पोजीशन पर संपन्न होती है। अगर सेकेंड और 5th पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाई है फिर रिएक्शन 3 और 4 पोजीशन पर कंप्लीट होगी। ठीक है, क्यों कंप्लीट होगी 2 और 5 पे, और क्यों कंप्लीट नहीं हो रही 3 और 4 पे, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इधर देखना आप लोग, जब मैं बात करता हूं कि किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन इससे करवा रहा हूं, देखना स्टूडेंट, किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा रहा हूं तो होता क्या है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको आप 2 भी बोल सकते हो, इसको आप 5 भी बोल सकते हो। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 5 आएगा। अब एक बात बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल है यहां पर जाके अटैच हो जाएगा।
क्या ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी क्या गाइस? ऊपर कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन है आपका? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे कौन है आपका? हाइड्रोजन मौजूद है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो मेरी ये स्पीसीज बनी है, अगर इस स्पीसीज की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन रख रहा है। अरे दोस्तों, जब इस डबल बॉन्ड के साथ में वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन रख रहा है तो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, आप लोग देखना इधर कि अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो होगा क्या, देखना बच्चों कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से जनरेट हो जाएगा। देखना दोस्तों, ये वाली स्पीसीज बनेगी, ये लो, ये मेरा नाइट्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है, ये H और ये E। स्टूडेंट देखो फिर से पॉजिटिव चार्ज है और अब की बार पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और एक बन जाएगी। अगर मैं इसकी एक और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड है ना, ये इधर आके इसको स्टेबल कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, तो इसकी एक और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूं बन जाएगी। ये नाइट्रोजन, ये आपका डबल बॉन्ड इधर है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन। ओके गाइज, और यहाँ पे कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 3 बनते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही है। एक बात बताओ कि ये सारे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। जब मैं किस पे अटैक करवा रहा हूं? पोजीशन 2 पर आक्रमण, पोजीशन 2 या 5 भी बोल सकते हो, पर अटैक होगा, ठीक है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनी है। लेकिन देखना गाइस, अब मैं क्या करता हूं कि ये मेरा पिरोल है, देखना स्टूडेंट, ये मेरा कौन है? पिरोल है। अब की बार लेकिन मैं इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण स्थिति 3 पर करवाता हूं, इधर पे करवाता हूं, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखना ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नॉट। यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए कौन है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे कौन है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ओनली इस लोन पेयर के द्वारा स्टेबल हो रहा है, तो इसकी एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये आपका डबल बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, ये आपका H और ये आपका E, ठीक है। अब मैं दोनों में कंपेयर करता हूं, ये क्या है आपकी? पोजीशन 3 पर अटैक, पोजीशन 3 बोल सकते हो। देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, 3 या 4 बोल दो, 3 ही बोल दो रे, 3 पर अटैक। अरे क्या मतलब है रे भाई, 3 बोल दो ना, खत्म करो कहानी। तो जब मैं पोजीशन 2 की बात किया और पोजीशन 3 की बात किया, तो देखो पोजीशन 2 पे जब मैं अटैक करवाया तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, लेकिन जब पोजीशन 3 पर मैं इसका अटैक करवाया तो इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। एक बात बताओ, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? तो इसी के बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको गिवन है। ई पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। देखो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने में बना के रखा हूं। देखो ये मेरा पाइरोल है, ठीक है। इस पाइरोल की देखो सबसे पहली रिएक्शन मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो सबसे पहली रिएक्शन यहां से शुरू करता हूं। जब पाइरोल की रिएक्शन NiH2 के साथ में करवाते हैं तो यहां पे इसका रिडक्शन हो जाता है, दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और क्या बनता है? मेरा पिरोलिडीन बनता है। आई बात समझ में? मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं। देखो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव निकलता है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाई जाती है पाइरोल के साथ में, तो 2 नाइट्रोपिरोल की फॉर्मेशन होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं थर्ड रिएक्शन, SO3 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल बनेगा। इसी तरीके से एक गाटरमान रिएक्शन होती है, HCl और HCN के साथ में पहली रिएक्शन करवाता हूं, जो मेरा एडक्ट बनता है उसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवा दूंगा तो मेरा 2 फॉर्मिल पिरोल बनता है। इसको आप फॉर्मिलीकरण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉर्माइलेशन या फॉर्मिलीकरण,
हिंदी में लिख देना फॉर्मिलीकरण या इंग्लिश में फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है CHO ग्रुप का एडिशन होना। एक बात बताओ, ये आपका CHO ग्रुप है, फॉर्मिल ग्रुप है, तो मैं क्या बोल दिया, 2 फॉर्मिल पिरोल। इसी के आधार पर विल्सीमेर हॉक रिएक्शन, आपको रिएजेंट याद रखने हैं। आपकी 2 डिग्री अमीन है, यहां पर देखो कहां गया, देखो 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 किधर गया, ये रहा HNMe2। HNMe2 ये 2 डिग्री अमीन है, लेकिन ये 2 डिग्री अमीन नहीं बोल सकता हूं इसको भैया, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर बताओ, ये विल्सीमेर हॉक रिएक्शन का रिएजेंट है, इसकी भी रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे या फिर इसकी रिएक्शन कराओगे, रिएजेंट आप देख लो, तीनों में एक ही प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब गाटरमान रिएक्शन, विल्सीमेर हॉक रिएक्शन और रायमर-टिमान रिएक्शन, तीनों के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट रायमर-टिमान की बात करता हूं, अब की बार एसिडिक ग्रुप करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऐड करवाना है, तो CCl4KOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाएंगे तो पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कोल्बे श्मिट का भी यही मतलब प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसमें रिएजेंट CO2 को हीट करवाता हूं मैं, CO2 के साथ में पायरोल को हीट करवाता हूं। एक रिएक्शन आती है मेरी हॉबेनहॉस रिएक्शन। हॉबेनहॉस के अंदर रिएजेंट क्या होता है, CH3CN प्लस जिंक ZnCl2 लुईस एसिड होता है, और आफ्टर देन H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा 2 एसिडिल पिरोल की फॉर्मेशन होती है, बन गया। उसके बाद में देखो, ये मैनिच अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैनिच रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, किसी पिरोल की रिएक्शन, इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, पिरोल की रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड व 2 डिग्री अमीन के साथ में करवाता हूं, तो क्या बनता है मेरा NN डाइमिथाइल अमीनो मिथाइल पायरोल की फॉर्मेशन होती है। और एक मेरी यहां पर क्या हुआ है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवा रहा हूं पिरोल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट, क्या बनता है मेरा एडिशन प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये मेरी केमिकल रिएक्शन थी। एक और केमिकल रिएक्शन आती है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस, इधर देखना कि जो मेरा पायरोल है, इस पायरोल का मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, साथ में H2SO4 ले लिया, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं मेलिनिमाइड। क्या बोलते हैं, मेलिनिमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप लोगों को डायरेक्टली याद करना है। यहाँ पर मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस कोई रोल नहीं है। एग्जाम में जब सवाल पूछेगा तो पायरोल के बारे में पूछेगा कि पायरोल की केमिकल रिएक्शन को बताइए, तो आपको जो अच्छी लगे वो बना देना, और ये चार्ट बनाकर आओगे तो और ही ज्यादा बेस्ट है, वो एग्जामिनर सारा कुछ समझ जाएगा। तो ये मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी पायरोल की। देखो रिएजेंट आपको याद करने हैं, हर एक रिएजेंट में देखो यहाँ पे कितनी नेम रिएक्शन आई है। एक तो आइए सबसे पहले गाटरमान रिएक्शन, तो आपको रिएजेंट पता लग गया, विल्सीमेर हॉक रिएक्शन का रिएजेंट पता लग गया, रायमर-टिमान का पता लग गया, कोल्बे श्मिट का पता लग गया, हॉबेनहॉस मैनिच रिएक्शन का पता लग गया। आई बात समझ में। तो ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है पायरोल की। इसके बाद में मैं डिस्कस करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। ओके, आप फटाफट इसका मुस्कुरा कर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, हाँ तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के द्वारा पायरोल की रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो आप लोग इधर देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले ये मेरा पायरोल है, देखना है एक एक रिएक्शन, 3 रिएक्शन है ओनली, ठीक है। जब इस पायरोल की रिएक्शन में सोडामाइड के साथ में करवाता हूं तो यहां से अमोनिया गैस निकलती है और एन सोडियो पिरोल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहां से कौन निकला, अमोनिया गैस बाहर निकल गई, ये सोडियम काउंटर आयन के रूप में आया और यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया, तो कौन बना, एन सोडियो पिरोल की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करता हूं, ये ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, इस प्रोटॉन को लेकर जाएगा, जब प्रोटॉन के लेके जाएगा तो ब्यूटेन तो बाहर निकल जाएगा और लिथियम काउंटर आयन के रूप में इधर बच जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, एन लिथियोपिरोल, लिथियम है तो लिथियम, सोडियम है तो सोडियो लगा दिया मैंने। नेक्स्ट रिएक्शन में करवाता हूं CH3MgBr, आप लोग जानते हो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। यहां से क्या बाहर निकलेगा, CH4 बाहर निकलेगा और क्या बना लेगा, पिरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पिरोल में केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पिरोल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है। फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्टूडेंट, BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें। और हाँ,
ऐसे ही रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।